आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर शॉर्ट में, और उसके बाद एक एक करके पूरी कहानी आपको समझाएंगे। आज इस बुलेटिन में सबसे पहली खबर होगी जहरीला जाम, कब तक लगेगा लगाम। क्योंकि देखिए जिस तरीके से जहरीली शराब को लेकर के मौत की खबरें सामने आ रही है, उस पे काफी ज्यादा बवाल ही मचा हुआ है। और जहरीला जाम कब तक लेगा जान, ये खबर हम आपको समझाएंगे। साथ ही बिहार में टूट गई आरजेडी कांग्रेस की दोस्ती, ये भी आपको समझाएंगे, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से इसे लेकर एक बड़ा बयान भी सामने आया है। अगली खबर होगी विद्या की देवी का किसने किया अपमान, क्योंकि एक तस्वीर सामने आई है जो चौंकाने वाली तो है ही, साथ ही साथ अपमानित करने वाली भी है। और इसके साथ ही आई पैक के दफ्तर पर छापा, ममता क्यों आग बबूला, ये भी आपको समझाएंगे। लेकिन शुरुआत सबसे पहले समस्तीपुर में एक बार फिर जहरीली शराब ने कहर बरपाया है। जहरीली शराब पीने से एक बुजुर्ग की जान चली गई और उसके बेटे के दोनों आंखों की रोशनी चली गई। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है, लेकिन बड़ा सवाल है कि जहरीली शराब से आखिर कब तक मौत होती रहेगी। ये रिपोर्ट देखिए फिर खबर तो समझिए। जो होता नहीं 4 गोली, पापा भी आए हुए थे तो 2 ठो हम पिए, 1 ठो पापा को साइड में दे दिए। जिस शख्स की आप आवाज सुन रहे हैं, दरअसल वो अपनी दोनों आंख गवा चुका है। समस्तीपुर के बखरी बुजुर्ग गांव का रहने वाला बबलू साह यूं ही अपनी आंखें मूंदे नहीं बोल रहा है। जहरीली शराब ने इस शख्स की आंखों की रोशनी छीन ली। दरअसल शराबबंदी वाले बिहार में एक बार फिर जहरीली शराब ने कहर बरपाया है। समस्तीपुर के बखरी बुजुर्ग गांव में 60 साल के बुजुर्ग की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई, जबकि मृतक के बेटे बबलू साह की आंखों की रोशनी चली गई। गांव का बगल में है सुंदर शाह का बेटा है अरविंद शाह उफ बंठा, उनसे लिए शाम का टाइम में छोटा वाला नीप जो होता नहीं 4 गोली, पापा भी आए हुए थे तो 2 ठो हम पिए, 1 ठो पापा को साइड में दे दिए। उसके बाद तबीयत ना बिगड़ते चला गया। अब पता नहीं चला कब पिताजी डेट कर गए। मेरा ससुर भी चल गए, अब हम कैसे रहे। जहरीली शराब कांड के बाद बखरी बुजुर्ग गांव में सनसनी मची है। आंखों की रोशनी गवा चुका बबलू साह का दावा है 1 जनवरी को बाप बेटे ने शराब पी थी। इसके लिए ऑनलाइन पेमेंट भी किया गया। शराब पीने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई। जहरीली शराब कांड के बाद इलाके में सन्नाटा पसरा है। समस्तीपुर के मुसरी घराड़ी थाना के बखरी बुजुर्ग गांव में शराब ने एक बार फिर लोगों की जान ले ली है। कुछ जानकारी नहीं, दोनों एक साथ बीमार गिर गए और उसके बाद दोनों को हम ले गए विवेक कुमार डॉक्टर के यहाँ, वो आईसीयू में भेज दिए। उसके बाद भाई को अलग बेड में दिए, बोला वार्ड में ले जाइए, इनको आईसीयू में रखे। आईसीयू में रखने के बाद आधा घंटा के अंदर में डेथ कर गए। समस्तीपुर में जहरीली शराब से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। इस बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, सरकार इस पर संकल्पित है। समस्तीपुर में जहरीली शराब से मौत के बाद पुलिस हरकत में आ गई है। एसडीओ और एएसपी ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि शराब कहां से और किसके जरिए मंगाई गई थी। हालांकि परिजनों के बयान से साफ ही हो रहा है कि उन्होंने किससे शराब खरीदी थी। ऑनलाइन पेमेंट उसका सबसे बड़ा सबूत है। बड़ा सवाल है कि बिहार में जहरीली शराब से कब तक मौत होती रहेगी। शराब के धंधेबाजों पर पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करती है? शराबबंदी के बावजूद जहरीली शराब कैसे बन रही है? क्या पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से शराब बेची जा रही है? स्थानीय पुलिस को शराब के धंधे की खबर क्यों नहीं रहती है? न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। तो समस्तीपुर में जहरीली शराब से हुए मौत के बाद शराबबंदी पर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं। और चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि मौत के जहरीले जाम की चर्चा क्यों हो रही है। दरअसल समस्तीपुर में एक व्यक्ति की संदिग्ध हालत में मौत हो गई और गुपचुप तरीके से उस बुजुर्ग का अंतिम संस्कार भी परिवार वालों ने कर दिया। परिवार वालों का ये आरोप है
कि शराब पीने से बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हुई और मृतक के बेटे के भी आंखों की रोशनी चली गई है। दावा किया है कि नए साल पर बाप और बेटे दोनों ने शराब पी थी। बेटे ने ऑनलाइन पेमेंट और होम डिलीवरी का दावा भी किया है। मुसरी घरारी पुलिस थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है और पुलिस कह रही है कि पोस्टमार्टम में मौत की वजह का खुलासा होगा। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आरोपी की तलाश में पुलिस की छापेमारी भी जारी है। चलिए अब बिहार में शराबबंदी कानून को समझ लेते हैं। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। 21 दिसंबर 2015 को नई उत्पाद नीति लागू हुई। बिहार में 1 अप्रैल 2016 से शराबबंदी लागू की गई। बिहार में 5 अप्रैल 2016 से पूर्ण शराबबंदी को लागू किया गया। शराबबंदी सीएम नीतीश कुमार के निश्चय में भी शामिल है और सीएम ने महिलाओं के कहने पर बिहार में शराबबंदी को लागू किया। शराबबंदी को लेकर सीएम ने कई बार समीक्षा भी की। शराबबंदी को सफल बनाने की हर कोशिश सरकार की तरफ से की गई है और बड़े पैमाने पर तस्कर और माफिया गिरफ्तार भी हुए हैं। अब आप ये भी जान लीजिए कि बिहार में अब तक नकली शराब से कितनी मौतें हुई हैं। तो साल दर साल आपको ये आंकड़ा बताते हैं। साल 2016 में 156 लोगों की मौत हुई थी। 2018 की बात कर लीजिए, 2018 में जहरीली शराब की वजह से 9 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। फिर 2021 में कुल 90 लोगों की जान जहरीली शराब पीने की वजह से चली गई। 2022 में 100 लोगों ने नकली शराब पीने से दम तोड़ दिया और फिर 2023 में 35 लोगों की जान चली गई। 2024 में यह आंकड़ा 25 का था। 25 लोगों ने नकली शराब पीने से दम तोड़ा, यानी कि आधिकारिक तौर पर कुल 400 से ज्यादा लोगों की मौत जहरीली शराब की वजह से हो चुकी है। अब ऐसे में सवाल है कि क्या शराब की सप्लाई को रोकना असंभव है? तो बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बंगाल से घिरा है। नेपाल से बिहार के 7 जिलों की सीमा मिलती है और बिहार से सटे राज्यों से आवाजाही पर रोक का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन आरोप लगते हैं कि पुलिस और माफियाओं की मिली भगत की वजह से यह धंधा होता है। पुलिस या कार्रवाई के बाद भी धंधा नहीं रुक पा रहा है। शराबबंदी के कड़े नियमों का माफियाओं में खौफ नहीं है। और चलिए अब यह भी समझते हैं कि शराबबंदी से क्या नफा नुकसान है। तो सबसे पहले आप जानिए कि ये फायदा है कि शराब की खुलेआम बिक्री बिहार में नहीं हो रही है। नुकसान ये है कि अवैध शराब का धंधा फल फूल रहा है। शराबी अब शराब पीकर सरेआम हंगामा सड़क पर नहीं करते हैं, तो दूसरी ओर सख्ती के बावजूद जहरीली शराब की तस्करी की जाती है। क्राइम रेट में जरूर कमी आई है, शराबबंदी का ये फायदा है, लेकिन राज्य को राजस्व का नुकसान भी हुआ है। और अब क्योंकि एक बार फिर से जहरीली शराब से मौत हुई है, तो ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। बिहार चुनाव में करारी हार महागठबंधन में दरार की सबसे बड़ी वजह बनती जा रही है। हालांकि सरकार तो पिछली बार भी नहीं बनी थी, लेकिन तब आरजेडी कांग्रेस पर हमलावर थी। लेकिन इस बार कांग्रेस के तेवर तल्ख नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि कांग्रेस के कई बड़े नेता आरजेडी का साथ छोड़ने की पैरोकारी कर रहे हैं और उसमें सबसे बड़ा नाम है शकील अहमद खान का, जिन्होंने एक बार फिर से यह बयान दिया है कि बिहार में कांग्रेस को अब अकेले चलना चाहिए। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। बिहार चुनाव में महागठबंधन को मिली करारी हार के बाद आरजेडी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर एक बार फिर से गर्मा गया। कहते हैं कि बिहार की सियासत में ऊंट कब किस करवट बैठ जाए कोई नहीं जानता। पल पल में राजनीतिक रंग बदलने वाले बिहार की सियासत में कांग्रेस नेता शकील अहमद खान के इस बयान ने दोबारा खलबली मचा दी कि कांग्रेस को आरजेडी की बैसाखी छोड़ देनी चाहिए, एकला चलो का रास्ता तलाशना चाहिए। मेजर कारण यह हुआ कि कांग्रेस पार्टी को अपना रास्ता खुद तैयार करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की यह जमीन है और जहां तक समीकरणों का सवाल है तो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में कुछ लोग नहीं आते हैं। बिहार कांग्रेस के बड़े नेता शकील अहमद खान के बयान से यही सवाल निकलकर सामने आ रहा है कि क्या कांग्रेस बिहार में महागठबंधन से अलग होना चाहती है
कांग्रेस को अपने रास्ते पर चलने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? क्यों कांग्रेस अपनी जमीन अकेले मजबूत करना चाहती है? क्या तेजस्वी यादव के साथ रहने से कांग्रेस को कोई लाभ नहीं हो रहा? यही वजह है कि कांग्रेस अपना रास्ता खुद तलाशने की जुगत में, क्योंकि इस पर आरजेडी बच-बचकर जवाब दे रही है। जिस तरह से प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है, जिस तरह से विपक्षी दल एनडीए के लोग इसका प्रस्तुतिकरण करते हैं, ये कहीं से उचित नहीं है। कांग्रेस नेता जितने मुखर होकर बोल रहे, आरजेडी नेता उतने ही नाप तोल कर जवाब दे रहे हैं। लेकिन सत्ताधारी दलों को महागठबंधन की एकता पर हमला बोलने का मौका मिल रहा है। बीजेपी और जेडीयू के नेता आरजेडी कांग्रेस की दोस्ती पर जमकर चुटकी ले रहे हैं, महागठबंधन को लठबंधन बता रहे हैं। ये लोग अलग अलग अब अपना डपोर संखी अपने अपने भ्रष्टाचारियों का जो जमात है उसको लेकर के पुनः अलग अलग हो जाएंगे, चूंकि सांप और न्योला एक साथ नहीं रह सकता है। लालू प्रसाद यादव जी का जो आतंक का राज था, तेजस्वी यादव जी पे जो घोटाला है, उससे तो कांग्रेस पार्टी अब कम से कम निकलने का मन बना लिया। बिहार चुनाव में करारी हार महागठबंधन के गले से अब भी नीचे नहीं उतर रही। आरजेडी कांग्रेस का एक दूसरे पर ब्लेम गेम कुछ यही बयां कर रहा है। दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान की बैठक में भी पार्टी के नेता ये साफ कर चुके हैं, कांग्रेस का एक बड़ा वर्ग बिहार में आरजेडी के साथ दोस्ती नहीं चाहता। सीनियर लीडर भी एकला चलो के पक्ष में है। ऐसे में सवाल है कि क्या आरजेडी से कांग्रेस की दोस्ती अब खत्म हो गई है? पटना संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बिहार में जो महागठबंधन है, क्या वो टूट जाएगा? क्या आरजेडी और कांग्रेस एक दूसरे से अलग हो जाएंगे? बिहार की राजनीति में अब ये सवाल पूछे जा रहे हैं। और चलिए अब इस खबर को समझते हैं। क्या बिहार में आरजेडी कांग्रेस की दोस्ती खत्म हो गई? इतनी बयानबाजी क्यों हो रही है? दरअसल कांग्रेस नेता बार बार अकेले चलने की बात कह रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से ये बयान दिए जा रहे हैं कि कांग्रेस को बिहार में अब आरजेडी के साथ नहीं बल्कि अकेले ही अपने दम पर आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार ने यह बयान दिया था। उन्होंने कहा कि आरजेडी से चुनावी गठबंधन था और अब पूर्व कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ये कह रहे हैं कि बोझ लेकर चलने से अच्छा है अकेले चलें, यानी आरजेडी को बोझ बता रहे हैं। कांग्रेस आरजेडी गठबंधन टूटने की चर्चा क्यों हो रही है, तो आपको बता दें कि कांग्रेस में समीक्षा बैठक हुई और इस समीक्षा बैठक में कई नेताओं ने यह सुझाव दिया कि बिहार में कांग्रेस को अकेले ही चलना चाहिए। अब आप खबर तो समझिए। दरअसल विधानसभा चुनाव में इस बार महागठबंधन का खराब प्रदर्शन रहा और अब जरा महागठबंधन की दोनों पार्टियों का प्रदर्शन कैसा रहा वो आप देख लीजिए। 2025 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी की बात करें, 143 सीट पर चुनाव लड़ा और 23% वोट लाने के बाद भी महज 25 सीट ही जीत पाया। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 61 सीट पर चुनाव लड़ी और 8.71% वोट पाकर महज 6 सीट जीत पाई। जबकि पिछले चुनाव यानी कि 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी 75 सीट जीतकर बिहार विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, जबकि कांग्रेस ने भी 19 सीट को जीता था। अब जबकि 2025 में दोनों ही पार्टियों का प्रदर्शन खराब रहा तो खटपट तेज हो गई है। अब दोनों पार्टियों के बीच चल रही तकरार के बीच ही पिछले 5 चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर भी आप जान लीजिए। साल 2005 से शुरुआत करते हैं। 2005 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 51 सीट पर लड़कर मात्र 9 सीट जीती और वोट शेयर 6.1% रहा। फिर 2010 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 243 सीट पर लड़कर महज 4 सीट जीती और वोट शेयर 8.4% रहा। 2015 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 41 सीट पर लड़कर मात्र 27 सीट जीती और वोट शेयर 6.8% रहा। 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा, सिर्फ 19 सीट जीती और वोट शेयर 9.6% रहा। फिर 2025 में कांग्रेस 61 सीट पर चुनाव लड़ी, महज 6 सीट जीती और वोट शेयर 8.9% रहा। यही वजह है कि कांग्रेस नेताओं को ये लगता है
कि आरजेडी से फायदे की जगह नुकसान ही हो रहा है। वोट प्रतिशत बढ़ नहीं रहा। इसके साथ ही कांग्रेस के नेताओं का यह भी कहना है कि जो सीटों की संख्या है वो भी नहीं बढ़ रही और आरजेडी की जंगल राज वाली छवि से बेहद नुकसान हुआ है। अकेले चलेंगे तो पार्टी मजबूत होगी और पार्टी का आधार एक बार फिर से बिहार में लौट सकेगा और पार्टी अपने दम पर बिहार में खड़ी हो पाएगी। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की और अब हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो काफी हैरान करने वाली है। दरअसल वैशाली से एक तस्वीर सामने आई जो आपको भी हैरत में डाल देगी। हाजीपुर बीआरसी कार्यालय में बच्चों को देने वाली किताबें शौचालय में बेतरतीब तरीके से रखी गई थी। हैरानी की बात यह है कि किताबों को शौचालय, यूरिनल, बेसिन और स्नानागार के पास स्टॉक को रखा गया, जिससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हाजीपुर के बीआरसी केंद्र का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। शिक्षा विभाग के अधिकारियों की लापरवाही आपको दिखाते हैं, जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं हाजीपुर के बीआरसी में और ये बीआरसी है जहां पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बैठते हैं, उनका कार्यालय है। लेकिन कार्यालय में जो टेक्स्ट बुक मंगवाए गए हैं, जो बच्चों के बीच किताब का वितरण होना है, उन किताबों को कहां स्टॉक किया गया है, इसे आप भी देख लीजिए। ये बीआरसी का शौचालय है और शौचालय में देखिए कि यहां पर स्टॉक रूम बना दिया गया है। यहां देखिए आप किस प्रकार से शौचालय में जो किताबें हैं वो रखी गई है और ये एक दो नहीं है बल्कि पूरी की पूरी बोरी है यहां पर, जिसे कहा जा रहा है कि बच्चों के बीच भेजा जाना है और नए सत्र में बच्चे किताब का इंतजार कर रहे हैं और यहीं से किताब को अधिकारी भेजने वाले हैं। लेकिन रखने के लिए यही जगह मिली है। देखिए यहां पर किस प्रकार से शौचालय के अंदर आप जाएंगे तो स्नानागार यानी वॉशरूम भी है, यहां देखिए, और स्नानागार में भी यहां भी आपको इसी प्रकार से बोरियां रखी हुई है। तो ये तस्वीर देखकर शिक्षा विभाग के एसीएस हो या शिक्षा मंत्री हो या पूरी सरकार हो जरूर हैरान होगी, क्योंकि जिस प्रकार से मां सरस्वती की आत्मा को रुलाने का काम यहां के अधिकारियों ने किया है। किताब कहां रखी जाती है और किनके बीच भेजी जानी चाहिए ये सभी को पता है, लेकिन जो किताब की जगह है आपको हमने दिखा दिया कि शौचालय के भीतर जो है किताब को रख दिया गया। जानकारी मिली है और न्यूज 18 की टीम पहुंची है तो हकीकत देखकर हम भी हैरान हैं, क्योंकि बाहर शौचालय लिखा हुआ है और अंदर जो है यूरिनल भी है और इसके साथ साथ देखिए यहां पर कहा जा रहा है कि इसमें लोग शौचालय का यूज भी करते हैं, टॉयलेट है, बगल में बेसिन भी है। हम बहुत सारी तस्वीरें नहीं दिखाएंगे लेकिन कुछ तस्वीरें हम दिखाना चाहते हैं क्योंकि ये लापरवाही है। जरा कैमरामैन सुबोध आप आगे आइए और दिखाइए, ये ठीक शौचालय है और शौचालय में किस प्रकार से रखी गई है किताबें। कुछ कर्मी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। हम प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कहाँ हैं? मैडम तो जिला चली गई है, अभी नहीं है। अच्छा, तो आप टीचर हैं? नहीं है सर, मैं यहाँ के अकाउंटेंट हूँ, लेखापाल अकाउंटेंट हैं सर। तो कब ये किताबें कब आई? ये सर 2 दिन पहले ही, परसों चूंकि टूटा हुआ था, जगह के अभाव में हम लोग थोड़ा सा एडजस्टमेंट है। आज जिला से बात किए हैं तो सर बोले हैं कि ठीक है, इसको जो है संकुलाधीन हम लोग। इधर आइए सर। किताब कहाँ रखनी चाहिए? सर टोटल वहाँ सेट से लेके दोनों रूम पूरा भरा हुआ है। अचानक आ गया तो बोला कि आज ये गिरवाना है, इसीलिए थोड़ा सा इसमें हो गया। आखिर अकाउंटेंट ने खुलासा कर ही दिया है कि मैडम को जानकारी है। जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं, हालांकि उनसे मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन उनके बिना आदेश के शौचालय में किताबें नहीं रखी गई है। इस बात की तस्दीक अकाउंटेंट ने की है। देखना दिलचस्प हुआ कि आखिर शिक्षा विभाग के अधिकारी अब क्या एक्शन लेते हैं, चाहे एसीएस हो या शिक्षा मंत्री हो। इस तस्वीर देखने के बाद वो क्या कार्रवाई करते हैं, क्योंकि सरस्वती के साथ भद्दा मजाक हुआ है। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18, हाजीपुर, वैशाली। तो ये तस्वीर साफ तौर पर लापरवाही दर्शाती है, शिक्षा विभाग को शर्मसार करती है। और चलिए अब शिक्षा विभाग की इस बड़ी लापरवाही को समझ लेते हैं। देखिए, नए सेशन के लिए सरकारी किताबें मंगाई गई हैं, जिसमें सरकारी स्कूलों में बच्चों को ये किताबें दी जानी है। क्लास 1 से लेकर 8 तक की बच्चों के लिए नई किताबें मंगाई गई, जो अभी अलग अलग स्कूलों में भेजा जाना है और वहां बच्चों के बीच वितरित करना है। लेकिन हाजीपुर बीआरसी ऑफिस में लापरवाही से किताबें रखी गई। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में लापरवाही बरती जा रही है।
बड़ी संख्या में किताबों को बेतरतीब तरीके से रखा गया। शौचालय, यूरिनल बेसिन, स्नानागार के पास स्टॉक जमा किया गया है, जो तस्वीरों में साफ दिख रहा है। किताब के अपमान को विद्या के अपमान के तौर पर माना जाता है, क्योंकि किताब को हम मां सरस्वती के समान मानते हैं। किताब को शौचालय में रखना काफी अपमानजनक है। ऐसे में सवाल है, कितनी बड़ी लापरवाही के लिए जिम्मेवार कौन है? क्योंकि सवाल करने पर प्रभारी बीईओ गायत्री कुमारी ने अपना पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने कहा कि उनसे पूछकर शौचालय में किताब नहीं रखी गई। तो ऐसे में सवाल उठता है कि विद्या की देवी का अपमान करने को लेकर कार्रवाई आखिर किस पर होगी और किस पर होनी चाहिए, ये देखने वाली बात होगी। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की हम करेंगे। कोयला तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के उल्लंघन के खिलाफ ईडी की कार्रवाई में कोलकाता में बहुत बड़ा बवाल हो गया। ईडी का आरोप है कि सब कुछ सही चल रहा था, तभी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने अधिकारी और पुलिसकर्मियों के साथ पहुंची। उन्होंने दस्तावेजों को जबरन हटा दिया। इस पूरी घटना को बीजेपी ने शर्मनाक बताया है, क्योंकि आरोप सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर लगे हैं।